applications of total internal reflection, applications of total internal reflection. First लिखो बेटा sparkling of diamond, sparkling of diamond. Second लिखो बेटा shining of air bubble in water, shining of air bubble in water. और थर्ड लिखो बेटा मिराज, MIRAGE, मिराज। देखो बेटा these are the phenomena of total internal reflection in nature। देखो नेचर के अंदर हमारे को डायमंड मिल रहा है, ठीक है। जो डायमंड का मटेरियल होता है उसका कटिंग इस हिसाब से होता है कि बेसिकली उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो काफी कम होता है। काफी कम मतलब एक डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट 24 डिग्री से ज्यादा पर जाएगी, ठीक है, लेट्स से 25 और 30 डिग्री, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। तो लाइट अगर एक रे ऑफ लाइट एंटर करती है डायमंड के अंदर तो वो उसके अंदर एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता रहता है, जिसके कारण मेरे को डायमंड कैसे दिखाई देता है, स्पार्कलिंग दिखाई देता है। सेकेंड नेचुरल फिनोमिना इज वाटर बबल। अगर आप वाटर बबल को देखोगे तो आपको शाइनिंग सा दिखाई देगा, ठीक है, तो ग्लास की तरह दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पर ये बबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे बेटा आपको एयर बबल अगर आप पानी के अंदर दिखाई देखोगे तो आपको सिल्वर कलर का दिखाई देगा। दैट इज आल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम। सिमिलरली थर्ड टाइप इज मिराज। मिराज क्या होता है कि बेसिकली अगर आप लॉन्ग रोड के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, सड़क के ऊपर जा रहे हो, इफ योर कार इज ओवर हियर, यू आर ट्रैवलिंग इन कार, और यहाँ पर ठीक है फार अपार्ट आपको अगर लेट्स से ठीक है तो आपको इसका इमेज दिखाई देगा, ठीक है, फोर्थ समर डेज के अंदर माइट भी आपको ये इमेज ना दिखाई दे, बट आपको कभी कभी ऐसे एक पानी सा दिखाई देता है काफी दूर रोड के ऊपर, ठीक है। और जैसे जैसे आप पास में जाते हैं तो वो पानी भी दूर जाई जा रहा है, वो भी चलते जा रहे हैं, तो आप उसके पास जा नहीं सकते। क्यों? इट इज एन इल्यूजन ऑफ TIR। इल्यूजन कैसे? बेसिकली क्या होता है कि सनी डेज में जो सी रोड है वो काफी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इट इज वेरी हॉट, ठीक है। इवन कि आप नंगे पाँव भी सड़क के ऊपर पैर नहीं रख सकते, ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ज्यादा गर्म होने के कारण जो सी इसके साथ वाली एयर होती है, सरफेस के साथ में जो सी एयर हो जाती है वो क्या बन जाती है, रेयर बन जाती है, और सरफेस के ऊपर वाली एयर क्या हो जाती है, डेंसर हो जाती है। क्योंकि सरफेस के पास काफी गर्मी है ना, और जहां पर भी हम टेम्परेचर पे इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। If we increase the temperature, density decreases. तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है। हम देखते कहाँ से, हम ऊपर से देख रहे हैं, हम डेंसर रीजन से देख रहे हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट या यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आती है वो डेंसर मीडियम से आती है, ठीक है, और आपको जिनसे मिराज दिखाई देता है ना काफी दूर दिखाई देता है, वो पानी काफी दूर दिखाई देता है। क्यों दूर दिखाई देता है? क्योंकि हमारे को TIR होने के लिए TIR पास में से नहीं होगा, वहां पर एंगल कम होगा। यहाँ पर TIR होने के लिए एंगल बहुत काफी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास ये लाइट बैठ करके हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है।
तो इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं बैक ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये लाइट जाती है, इट गो लाइक दिस, और अगर इसको मैं बैक ड्रॉ करूंगा, इसका रिफ्लेक्शन हमारे को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। दिस मिराज जो हमारे को पानी सा दिखाई दे रहा है, दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, अब हमारे पास, अच्छा आप कभी लेट्स से स्विमिंग पूल में अगर आप कभी गए हो, स्विमिंग करने कभी आप गए हो, ठीक है, आप देखोगे कि अगर लेट्स से आप अंडर द वाटर जाते हो, पानी के अंदर जाते हो और आप बाहर देखते हो, पानी से बाहर देखते हो, लेट्स से आपके ऊपर ये सारा पानी नहीं, आपके ऊपर क्या है, यू कैन विजुअलाइज कि हाँ भी हम पानी के अंदर हैं, ठीक है, और हमारे ऊपर पूरा पानी है, ठीक है। अगर आपको बाहर देखना है, एक पर्टिकुलर सर्कल है जहां से आपको बाहर दिखाई देगा, उसके बाद आप पानी से बाहर नहीं देख पाओगे, राइट। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो अगर एक मछली अंदर है, ये टॉप पूरा पानी है, ठीक है, तो अगर आप पानी के अंदर हैं तो हमारे अनुसार एक पर्टिकुलर सर्कल से ही हम बाहर देख पाएंगे, पर्टिकुलर R रेडियस से हम बाहर देख पाएंगे, उसके बाद हमारे को बाहर हम नहीं देख पाएंगे। दैट इज आल्सो ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। सर्कल कैसे? देखो अगर लेट्स से मैं बोलूं ये आपके पास बेटा वाटर है, ठीक है, लेट्स से मछली यहाँ पर है, या ओवर हियर इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ तो मैं देखता हूँ कहाँ से बल्ब की रोशनी बाहर निकलेगी। देखो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे करके आती है, इंसिडेंट लाइट, ये तो ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ओके, एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके आती है, यहाँ पे कुछ एंगल पर आते हैं 30 डिग्री, ये रिफ्लेक्ट करके चले जाते हैं 45 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, लेट्स से मेकिंग एन एंगल, और ज्यादा एंगल बना दिया, 30 डिग्री है, तो क्या होगा, ज्यादा एंगल होगा, तो ये और वेव फंक्शन नाम हो जाएगी, और एक एंगल ऐसा आएगा जहां पर जाके ये रे ऑफ लाइट कैसे चले जाएगी, इट विल गो लाइक दिस। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट के राइट साइड पर ऐसे करके आ रहा है, सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पर भी एक एंगल होगा IC, जहां पर जाके ये रे ऑफ लाइट कैसे चले जाएगी, इट विल गो लाइक दिस। और अगर इसके बाद भी कोई और रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको जो सी लाइट बाहर निकल रही है, लाइट बाहर कितने रेडियस से बाहर निकल रही है, यहाँ से यहाँ तक कितने रेडियस से बाहर निकल रही है, इससे बाद अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगी इस बल्ब से, तो इंटरनल रिफ्लेक्ट ही कर जाएगा, ठीक है। या आप एक काम करो, एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, पॉन्ड के नीचे आप एक बल्ब लगा दो, आप देखोगे अगर आप बल्ब को देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल ऊपर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा इधर जाओगे तो आपको दिखाई देगा, अगर आप ज्यादा उधर चले जाओगे फिर आपको वो बल्ब दिखाई नहीं देगा। क्लियर है बेटा? चलो, these are the some natural phenomena of TIR, total internal reflection। अब humans find out कि what is the advantage of TIR in human, हम क्या कैसे हम इसका एडवांटेज यूज कर सकते हैं। हम TIR का यूज करते हैं कहां पर, इन ऑप्टिकल फाइबर्स। पहले जो हम कॉलिंग के लिए यूज करते थे, वायर यूज करते थे, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम नेट से किसी काफी अगर डिस्टेंस जगह पर बात कर रहे हैं ना, या STD कर रहे हैं या ISD कर रहे हैं, अभी तो हमारे इन चीजों का मतलब नहीं पता, ठीक है, पहले PCUs होते थे, है ना, अगर किसी को कॉल करना फोन नहीं होते थे, ठीक है, डिफरेंट स्मॉल शॉप्स होते थे जहाँ पर जाके हम कॉल करते थे। तो अगर आप लेट से आपने किसी और स्टेट के अंदर कॉल करनी है, ठीक है, तो अगर आप बात करते ना, आप हेलो बोलते थे, या आप आज भी कभी US से बात कर रहे हो, तो देयर इज अ लैग, जब आप बोलते हो आपकी आवाज आने में कुछ टाइम लगता है और आपके पास की आवाज आने में कुछ टाइम लगता है, देयर इज सम लैग ऑफ टाइम। तो ये लैग पहले अगर आप लेट से यहाँ से अगर आप लेट से दिल्ली भी बात कर रहे हो, क्योंकि वायर्स के सिग्नल पहले ये EM वेव्स नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थी, तो यू आर कनेक्टेड विद वायर्स, तो वो सिग्नल आपका ट्रेवल करता था कौन सी वायर के अंदर, एक मेटेलिक वायर के अंदर, ठीक है, एक मेटेलिक वायर के अंदर ट्रेवल करता था। अगर आप देखोगे हमारे पास ये वायर होती है, ठीक है, फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल,
ये वायर हमारी कैमरे के अंदर लगी हुई है, ठीक है। अभी जैसे हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सेम वायर हमारी यूज हो रही है, और इस एक पर्टिकुलर वायर के अंदर, ठीक है, मैंने एक पीस रखे थे, एक पर्टिकुलर वायर के अंदर हमारे पास देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 वायर्स, ठीक है। और ये कौन सी वायर है? ये मेटेलिक कॉपर वायर ही है, सिंपल कॉपर वायर, ठीक है। ये 8 वायर है, ठीक है। तो पहले में सर सिग्नल ट्रांसफर होता था, इन्हीं वायर से ट्रांसफर होता था। अगर जैसे यहाँ से दिल्ली तक वायर भेजनी है तो देर इधर लैंडलाइन बिछाई होती थी, ठीक है, तो उसके लाइन के थ्रू ही आपका सिग्नल जाता था। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल काफी कम स्पीड से ट्रेवल करता था, ठीक है। और जब ऑप्टिकल फाइबर्स का आविष्कार हुआ, ठीक है, अभी अगर आप घर जाओ, किसी के घर लैंडलाइन लगा हुआ है, वो एक ब्लैक कलर की वायर होती है। अगर आप ब्लैक कलर की वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो उसके अंदर से ना आपको वायर, मेटेलिक वायर नहीं मिलेगी, आपको एक ग्लास वूल टाइप मिलेगा, ग्लास वूल, दैट इज व्हाइट कलर का ग्लास वूल होगा, पतली पतली वायर होंगी, दैट विल बी ग्लास। तो इसके अंदर हमने क्या किया होता है कि हमारे पास एक ये ऑप्टिकल वायर होती है, मेड अप ऑफ ग्लास, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल लाइक ग्लास, ठीक है। और इसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, किसकी? दैट इज कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेयर, जैसे ये वायर है, इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा इस पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, जो इसके ऊपर हमने क्लैडिंग की। क्लैडिंग करते हैं हम एक रेयर मीडियम के सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज द रेयर मीडियम। एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी डेंसिटी ग्लास से क्या होती है? कम होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर मीन जो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास फोन है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ऑप्टिकल सिग्नल मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ट्रेवल कर देता है। तो यहाँ पर अगर कोई हमारे पास रे ऑफ लाइट या सिग्नल, कोई रे ऑफ लाइट आता है, तो वो यहाँ पर आकर स्ट्राइक करते हैं इसके ऊपर ऑप्टिकल फाइबर में। तो यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट क्या हो जाती है? TIR हो जाती है, फिर ये ऐसे ट्रेवल कर जाती है, देन इट अगेन ट्रेवल लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारी ये जो सी वेव है, ये हमारी वेव ट्रेवल करती है। और ये जो सी लाइट वेव है, लाइट वेव किस ऑर्डर में ट्रेवल करती है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। That's why we are able to, ठीक है, get a very high internet speed now, ठीक है, जो ब्रॉडबैंड की स्पीड है, ठीक है। पहले कुछ और वायर होती थी, अब एक नई तरह की वायर्स पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण ऑप्टिकल फाइबर्स डलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स डलने के कारण एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीड ऑफ इंटरनेट काफी बढ़ जाता है। आज भी अगर आप किसी गांव के अंदर जाओगे, ठीक है, किसी विलेज के अंदर जाओगे, ठीक है, जहां पर भी नेट के कनेक्शन ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है, जियो नहीं चलता हर जगह, जियो तो सिर्फ यहाँ पर ही चल रहा है, पटियाला के अंदर। अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाओगे, देयर इज नो जियो, ठीक है, और कोई अच्छी सर्विस नहीं है, अच्छी है ना। तो अगर आपको वहाँ पर ब्रॉडबैंड लगाना है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक है। जिस जगह पर ऑप्टिकल फाइबर जड़े हुए हैं वहाँ पर स्पीड अच्छी होगी, जहाँ पर नहीं है ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर स्पीड नहीं होगी, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, that is total internal reflection. Okay, now the word is, इसका नाम क्या है? That is total internal reflection, ठीक है। देखो बेटा, इसका नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, हमारे को किसी भी चीज की इमेज दिखाई देती है, मैंने आपको बोला था दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर आप देखोगे, पहले लोग अगर अपनी फोटो को भी देखना है, हमारे पास मिरर्स नहीं होते थे, दे यूज्ड टू लुक एट इन द वाटर के अंदर अपनी शक्ल को देखते थे, ठीक है। चाहे वो डल सी इमेज भी होती थी, फिर भी वो इमेज, उसको इमेज ही कहा जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी फोटो को देखना चाहते हो कि अगर जैसे को वहां पर फ्रंट पर एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, वो सामने ग्लास लगा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ से 100% रेज ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, यहाँ से 100% रेज ऑफ लाइट जाती है, तो लेट्स से ये 80% लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी पास होने देता है, और 20% लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। या कभी आप फिल्मिंग करवाने जाते हो किसी ग्लास की, ठीक है, पहले जब फिल्मिंग होती थी कार्स में ना, अभी तो बैन हो गया, ठीक है, तो दे यूज्ड टू से हाउ मच परसेंटेज यू वांट टू फिल्म, दैट हाउ मच अ ग्लास शुड अलाउ द लाइट टू पास एंड हाउ मच अ ग्लास allow to reflect back the light,
राइट। तो अब बेटा यहाँ पर हमारे को अगर इमेज दिखाई दे रही है वो सामने वाले शीशे के अंदर भी दिखाई दे रही है, बट वो डल है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 20% लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपको अपनी इमेज बोर्ड के अंदर भी दिखाई देगी, बट दैट विल बी वेरी लाइट, वेरी लो डेंसिटी की इमेज दिखाई देगी आपको, राइट। नाउ अब हमारे पास जैसा प्लेन मिरर होता है घर में, ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है उसमें अगर हम अपनी फोटो को देखते हैं हमारे को काफी क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो प्लेन मिरर के हमारे पास प्लेन मिरर में हमारे पास एक ये सिल्वर का पॉलिश होता है और सिल्वर के पॉलिश के ऊपर हमने ग्लास का स्लैब लगाया, ठीक है, ताकि ये सिल्वर लाइन खराब ना हो, ठीक है, ताकि ये सिल्वर लाइन खराब ना हो। तो अब अगर लेकिन यहाँ पर 100 रेज आके स्ट्राइक करती हैं, 100 रेज आके स्ट्राइक करती हैं, तो ये 99 रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है, 1% रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है या वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। तो भी हमारे को क्लियर इमेज दिखाई देती है क्योंकि 99% ऑफ लाइट इज गोइंग, है ना। तो अगर आप कभी मिरर परचेज करने जाओ, ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ मिरर्स, ठीक है। एक मिरर सस्ता भी होगा, एक सेम दिखने वाला मिरर होगा, बट इट विल बी कॉस्टली। What is the difference? Difference is the percentage of light it is reflecting back. But the mirror you form with PIR, the mirror you form with the total internal reflection. Total internal reflection के अंदर अगर लेते आपके पास अगर कोई ray of light, ठीक है, हम 100 rays उसको भेजते हैं, तो यहाँ पर reflect back होके कितनी rays आएंगी? 100 rays ही आएंगी। There is no absorption, no loss, 100% reflection. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको एक और जगह पर दिखेगा, जैसे आपका एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम स्क्वायर एक्वेरियम हो, रेक्टेंगुलर एक्वेरियम हो, किसी कहीं पर हो, तो आप देखना अगर आप नेक्स्ट उसको फ्रंट से देखोगे ना, फ्रंट से, तो आपको उसके जो साइड वाले वॉल्स है ना वो आपको मिरर दिखाई देंगे, साइड वाला जैसा ग्लास है ना वो आपको मिरर दिखाई देगा। बट जब आप यहाँ से जाके देखोगे आप बोलोगे ये भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। दैट एप्लीकेशन इज आल्सो ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा, ठीक है। देन इसके बाद बेटा नया हेडिंग लिखो, न्यू हेडिंग, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव spherical reflecting surfaces। देखो बेटा हमारा जो सा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस पूरा सीरियल ऑर्डर में चल रहा है। हमने पहले ऑप्टिक्स स्टार्ट किया, ऑप्टिक्स में हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन में हमने सबसे पहले टॉपिक कौन सा पढ़ा, रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर था, उससे हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा कहां से, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर से पढ़ा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग रिफ्लेक्शन वी हैव डन रिफ्लेक्शन फार्मूलाज, है ना। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने क्या बोला, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट। अब रिफ्रैक्शन थ्रू हमने पहले रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन देखा कि लाइट रे ऑफ डेंसिटी से रेयर मीडियम में जाएगी या रेयर मीडियम से डेंसिटी में जाएगी, वो कैसे बिहेव करेगी। फिर हमने प्लेन सरफेस से ही रिफ्रैक्शन को किया और उसके कुछ एप्लीकेशंस को देखा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एप्लीकेशन वाज एप्रेंडेक्स। एप्रेंडेक्स देखा, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। जो स्विमिंग पूल का सरफेस होगा, वाटर का सरफेस होगा, वो क्या होगा, प्लेन होगा, तो वहां से हमारे को रेज दिखाई दे रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकंड एप्लीकेशन हमने क्या देखा, PIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द कर्व्ड सर्फेसेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सर्फेसेस। अब बेटा इसका ना बहुत ध्यान से समझना। अब कर्व्ड सर्फेसेस हमारे पास दो तरह के होंगे, वन इज कनकेव कर्व्ड सरफेस एंड सेकंड इज कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, ठीक है। लेट्स से दिस इज ग्लास, ठीक है, दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, दिस इज एयर। अब यहां पर दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। अब ये शेप कैसा बना क्या है, कनकेव टाइप की, ठीक है, दिस इज कनकेव टाइप। सो इसका नाम क्या होगा, दैट इज कनकेव
नो इट इज नॉट अ लेंस, ठीक है, कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है बेटा सभी को? अब बेटा हमारे पास यहाँ पर एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? जरूरी नहीं है यहाँ पर एयर ही, मैं भी यहाँ पर कोई और चीज ना, ठीक है। लेकिन ये जो एयर है, ये जो एयर मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। over here it is n1 and over here it is n2। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहा, अच्छा सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बेटा यहाँ पर कनकेव, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे या सेंटर ऑफ अपर्चर बोल देंगे। क्लियर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कर्व सा बना हुआ है, ऐसे कर्व बना हुआ है, इस कर्व का कोई सेंटर होगा? इस कर्व का कोई सेंटर होगा ना, क्योंकि ये सर्कल से बना हुआ है, सर्कल से बना हुआ है। तो अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूंगा, इस सर्कल विल बी लाइक दिस, तो मुझे एक बात बताओ, इसका ऑप्टिकल सेंटर जो इसका रेडियस होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा या यहाँ से राइट की तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ होगा। ये सभी क्लियर होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में? तो यहाँ पर कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर लाइक कर रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में लाइक कर रहा है। और अगर बेटा मैं कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूंगा, इसका सेंटर कहाँ पर लाइक करेगा? राइट साइड पर। दिस इज C एंड दिस इज O। यहाँ तक सब क्लियर है? अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा इस सरफेस पे ऐसे ही बनाऊं, हमेशा इस सरफेस पे ऐसे ही बनाऊं। This is the meeting. मैं कनकेव सरफेस को ऐसे बना देता हूँ। Now this is denser medium N2 and this is rare medium N1। अब इसका सेंटर कहाँ पर लाइक करेगा? O से राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर? राइट साइड पर। C कुछ यहाँ पर लाइक करेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं कन्वेक्स साइड को ऐसे करके बना देता हूँ, यहाँ पर जैसे ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका सेंटर कहाँ पर लाइक करेगा? सबके पास लेफ्ट साइड। बेटा दिस इज इंग्लिश मीडियम क्लास। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर है? इंग्लिश मीडियम यहाँ पर क्लियर है? इधर अब बेटा समझ लो, जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज देख लो, ठीक है। लेट्स से बेटा मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेयर मीडियम में रखूंगा, दिस इज ऑब्जेक्ट। Over here we have placed object in front of concave reflecting surface, और ऑब्जेक्ट को कौन सी मीडियम में रखा है? रेयर मीडियम में रखा है या डेंसर मीडियम में? रेयर में। सिमिलरली यहाँ पर मैं फिर से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूँ, ब्लू कलर से ऑब्जेक्ट को रखता हूँ।
यहाँ पर मैंने कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ठीक है, ये सरफेस है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, रेयर मीडियम में या डेंस मीडियम में? रेयर मीडियम में। इस पे तो दिख रहा है बेटा, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ये भी कनकेव है, वो भी कनकेव है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा? डेंसर मीडियम में रखा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं, N2 N1, this is डेंसर मीडियम। So this is concave reflecting surface. Object in denser medium. This is object in denser medium. This is calculated at object in real medium. And over here, object in medium. तो हमारे पास 4 केसेस बन गए। यहाँ से क्लियर है बेटा, से देखो, अब सबसे पहले बेटा ये मेरे पास 4 केसेस बनेंगे, या तो कनकेव के लेफ्ट, अभी मैंने जान दिया ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रख दिया। अगर यही केस को मेरे को ये वाला केस बनाना था तो मैं ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर भी रख देता, तो भी वो ऑब्जेक्ट ही डायरेक्ट लगेगा। ये बात समझते हो बेटा? क्लियर है? तो टोटल 4 केसेस बनेंगे, मैंने 4 केसेस यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है सभी? ठीक है। अब बेटा हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या होगी? सबसे पहले साइन कन्वेंशन है, first sign convention is all the distances are measured from optical, O से मेजर करेंगे, सभी के सभी डिस्टेंस O से मेजर करेंगे। अच्छा बेटा, जैसा सेकेंड रूल होता है ना, वो क्या होता है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंस डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखो बेटा, आपको रिफ्लेक्शन कहाँ से टेक प्लेस करवाना है? आपको रिफ्लेक्शन कहाँ से टेक प्लेस कराना है? सरफेस कहाँ पर है? ये रहा, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर? यहाँ पर। तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स ऐसे जाएगी, इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। तो लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन क्या होगी हमारी? पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? ऑटोमेटिकली। अगर ये हाइट ये हैंड राइट है तो ऑटोमेटिकली ये वाला हैंड कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। ये बस समझ में आती है। अब हमारे पास यहाँ पर सभी केसेस के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रखा। तो टुवर्ड्स अगर हम मेरे जाएंगे, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव, और O से लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है। और सिमिलरली ये जो लाइन है जो होगी O और C की, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये बस ऐसा ना, O और C को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट इज पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट इज नेगेटिव। दैट इज सेम लाइक दैट ऑफ मिरर्स। मिरर्स में भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट को पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट के नेगेटिव लिखा। सिमिलर नहीं, आपको किसी नीचे स्कूल में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन इन इंसिडेंट लाइट
is positive and opposite is negative, and third is direction above principal axis is positive and below is negative, उसके below negative होगा। अब बेटा यहाँ पर हर केस में ऑब्जेक्ट से लाइट टुवर्ड्स द कर्व सरफेस जाएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ पर जाएगी? टुवर्ड्स द कर्व सरफेस। तो ऑब्जेक्ट से अगर टुवर्ड्स द कर्व सरफेस जा रही है तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या है? दिस डायरेक्शन है पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन है नेगेटिव। तो मैं फिर से साइन कन्वेंशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से एक डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड पर आएंगे तो डिस्टेंस है नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में आएंगे डिस्टेंस है पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। यहां तक सभी क्लियर है? नाउ वी आर कमिंग टू द मेन फार्मूला। आपको द फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है, ठीक है? यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा? n1 में पड़ा या n2 में पड़ा? n1। तो आपको लिखना है दैट इज n1 अपॉन u, n1 अपॉन u, और यहाँ पे ये आएगा उसका भी नहीं होगा, प्लस जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा उसकी ऑपोजिट साइड पर इमेज बनेगी या नहीं बनेगी हमारे को कुछ लेना देना नहीं है, बट उसकी जो ऑपोजिट साइड है, प्लस n2 अपॉन v, n2 अपॉन v is equals to n2 minus n1 upon देखो यहाँ पर ये n2 पॉजिटिव में था, ये n1 नेगेटिव में था, तो n2 minus n1 r divided by r, that फॉर्मूला को समझ में आया? n1 upon u नेगेटिव के साथ, जहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है u के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है, और u यहाँ पर पड़ा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, फिर इमेज का 1/v into n2 over n2 minus n1 ऊपर आएगा। ये बात है। r यहाँ पर क्या है? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में जो है दिस इज का रेडियस ऑफ कर्वेचर आउट ऑफ कर्व। यहाँ पर आप r की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करोगे या नेगेटिव पुट करोगे? नेगेटिव पुट करोगे। u की वैल्यू को क्या पुट करोगे? पॉजिटिव पुट करोगे या नेगेटिव पुट करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है। याद रख सकते हो ये, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को समझ में आना चाहिए। इस केस में देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है? n1 में पड़ा है, तो माइनस ऑफ n1 अपॉन u, दूसरी साइड प्लस n2 अपॉन इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन। अच्छा यहाँ पर r की वैल्यू क्या आएगी? r की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि o से कहां पर है? राइट साइड पर। ये बात सबको समझ में आ? और u की वैल्यू तो नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर, और ये फॉर्मूले का नेगेटिव है। ये किसका नेगेटिव है? फॉर्मूले का। क्लियर है बेटा? यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में पड़ा? डेंसर मीडियम में पड़ा। तो अगर यहाँ पर डेंसर मीडियम में पड़ा तो सबसे पहले माइनस ऑफ n2 अपॉन u, क्योंकि ऑब्जेक्ट n2 के अंदर पड़ा, प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर u की वैल्यू क्या आएगी? अरे यहाँ से इधर को जा रहा है ना, नेगेटिव, और r की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से राइट क्लियर है बेटा? और यहाँ पे बेटा का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज माइनस ऑफ प्लस अपॉन, यहाँ से बिल्कुल क्लियर।
ठीक है, अब इन चारों केसेस को बेटा पहले ये हेडिंग दे देना, हेडिंग देके ठीक है साइन कन्वेंशन, नहीं पहले साइन कन्वेंशन को नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर ये हेडिंग देके ये सारा नोट डाउन करो, हेडिंग देके ये सारा नोट डाउन करो, सिमिलरली चारों केसेस को नोट डाउन करो।